हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को कंटिन्यू करते हैं। ये थर्ड वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। तो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मिचकेल था साइंटिस्ट जिसने ये हाइपोथेसिस दिया था। एक्चुअली एटीपी का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे होता है, इस चीज़ को ये हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन्स ने इकट्ठे होना है। तो किसी तरीके से अगर बहुत सारे प्रोटॉन्स अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो अंदर मीन्स थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, तो स्ट्रोमा और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। वो ग्रेडियंट अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स होने की वजह से बाहर की तरफ जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं उसका एक चैनल होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। उस एंजाइम्स के अंदर से जब प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है तो एटीपी का सिंथेसिस होता है। इस सारे प्रोसेस में 3 बेसिक इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। आपको क्या याद रखना है, कौन सा इवेंट किस जगह पर पर्टिकुलरली हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हमें पता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो PS2 फोटोसिस्टम 2 के अंदर होता है और ये लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो उसमें से H और OH, हम कहते थे ना कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती थी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स से। तो यहाँ से H2O जो है वो हाफ O2 और H आयंस में कन्वर्ट हो गई इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये जो ऑक्सीजन है वो तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो अंदर ही थाइलाकोइड के ल्यूमन के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर ना जो इलेक्ट्रॉन का कैरियर है वो असल में इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो थाइलाकोइड के आउटर साइड पे, मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे लोकेटेड है। तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन जब पिकअप करता है तो साथ में प्रोटॉन भी आ जाता है। वो प्रोटॉन जब ल्यूमन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर पकड़ के लेके आ रहा है तो वो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन को छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर तो ऐसे है ना कि जैसे प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F3 में जाएगा, फिर वहाँ से प्लास्टोसियानिन में जाना है। तो इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रोमा में से पिकअप हुआ, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में से होता हुआ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरफ चला गया। बट क्योंकि इसका जो साइटोक्रोम B6F3 है उसकी नेचर है ये प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो प्रोटॉन वहाँ से बाहर से उठाया था स्ट्रोमा से वो उसने अंदर छोड़ दिया। अगेन थोड़े और प्रोटॉन्स का डिफरेंस आ गया, क्योंकि बाहर वाले का ऐसे देखो कि बाहर वाले का उसने चुरा लिया, स्ट्रोमा का चुरा के अंदर ले आया, कुछ उसने अपना खुद का बना लिया। अब तीसरा तरीका वो क्या फॉलो करता है, तीसरा ये है कि जो बाहर है स्ट्रोमा वाला रीजन है वहाँ पर NADP रिडक्टेज प्रेजेंट है। NADP रिडक्टेज क्या करता है, NADP को NADPH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब कुछ प्रोटॉन्स उसने यूटिलाइज करवा दिए स्ट्रोमा रीजन के। तो कैसे हुआ, अंदर ल्यूमन के अंदर उसने अपने फोटोलिसिस से प्रोटॉन्स बना लिए, बाहर वाले के साइटोक्रोम B6F3 के थ्रू चुरा लिए, एंड बाहर वाला मीन्स स्ट्रोमा में ही NADP रिडक्टेज ने उसके प्रोटॉन्स यूज करवा दिए। इससे क्या हुआ, एक ग्रेडियंट सेटअप हो गया। अंदर प्रोटॉन्स का कंटेंट जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया एज कंपेयर टू आउटसाइड। अब इससे क्या होगा, अब जब ये प्रोटॉन्स हैं ये अंदर से ल्यूमन के अंदर से थाइलाकोइड के ल्यूमन के अंदर से बाहर आना चाहेंगे तो वहाँ पर क्या है, एटीपी सिंथेज एंजाइम मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये जो एटीपी सिंथेज है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, F0 एंड F1 पार्टिकल। F0 पार्टिकल जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन एक चैनल बनाता है, वेयरएस F1 पार्टिकल जो है वो आउटर साइड पे, स्ट्रोमा वाली साइड पे लोकेटेड है। तो जो F0 पार्टिकल है उसमें से जब प्रोटॉन्स पास करते हैं
तो वो F1 के यूनिट में ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं कि बहुत सारा ATP जो है वो फॉर्म हो जाता है। ATP इज एनर्जी रिच सब्सटेंस। तो ऐसे करके ATP की कलेक्शन हो जाती है। अब बिल्कुल ऐसे ही ATP सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। यहाँ पर CF0 CF1 पार्टिकल्स है, मतलब कपलिंग फैक्टर्स इनको बोलते हैं, CF0 CF1 को। वहाँ पर F0 F1 पार्टिकल्स हैं। F0 F1 पार्टिकल्स जो हैं उनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी थे उनके ऊपर लोकेटेड थे, टेनिस्टेकेट शेप स्ट्रक्चर्स। ये कहाँ पे है? ये टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड पे लोकेटेड है। तो इनका डिफरेंस क्या है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स है ना, जब CF0 CF1 पार्टिकल्स की बात करते हैं वो थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर इकट्ठे होते हैं, वेयरएज जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो जो प्रोटॉन्स का कलेक्शन है वो इंटरमेम्ब्रेन, मतलब आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में वो कनेक्शन होगा। तो बाकी का मैकेनिज्म सारा कलेक्शन जो है प्रोटॉन्स का वो वहाँ पर होगा। बाकी का सारा मैकेनिज्म बिल्कुल इनका दोनों का, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का रिजेंबल करता है। तो दिस इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय मिटकेल। क्या है, क्या क्या चाहिए इसमें? प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, तरीका चाहिए कि किस तरीके से वो सिंथेसिस करेगा प्रोटॉन्स का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इतना कंटेंट ये बढ़ा देते हैं प्रोटॉन का, तो बाहर निकलने के लिए वो ATP सिंथेज के हेल्प लेता है प्रोटॉन का कंटेंट जो है। तो इतना ही केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। अब ये तो उसने बना दिए, ATP का सिंथेसिस कर दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये जो बना हुआ ATP और NADPH है वो कहाँ यूज़ होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम टेकअप करेंगे। अब देखो, लाइट रिएक्शन के अंदर हमने किया था कि एक तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती थी, ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुई वो तो उड़ गई है ना, गैस थी। जो बचा ATP साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे, और ATP एंड NADPH नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के कॉम्बिनेशन में बना, वो सारा का सारा अब यूज़ होता है डार्क रिएक्शन के अंदर। अब जो डार्क रिएक्शन है ना, इस पे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज ऑफ मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने C14 यूज़ करके, मतलब ये हैवी आइसोटोप है जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसे बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक के हिसाब से मेल्विन केल्विन ने पूरा एक पाथवे ट्रेस किया कि जैसे कौन है जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे उनको पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाले ऐसे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से 2 तरह के प्लांट्स में कैटेगराइज किया गया। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि उन्होंने देखा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज 4 कार्बन कंपाउंड और कुछ में 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो उसी के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया इन पाथवेज को। तो पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फिर डार्क रिएक्शन में फर्दर C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। अभी हम इसके डिटेल्स के बारे में सारा वर्कआउट करेंगे। लाइट रिएक्शन, व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन? बिकॉज बिना लाइट के ये रिएक्शन नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन इज एक्चुअली नॉट डार्क रिएक्शन, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब इसमें डायरेक्टली लाइट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन लाइट में जो प्रोडक्ट्स बने थे वो यूटिलाइज होते हैं। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन में C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स की। तो C3 प्लांट्स वाले जो साइकिल फॉलो करते हैं उसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल, और C4 वाला पाथवे जो है दैट इज हैच-एंड-स्लैक पाथवे, साइंटिस्ट के नाम से। मेल्विन केल्विन ने ये सारा वर्कआउट किया था, तो इसी पे हम C3 साइकिल को कैल्विन साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जैसे हमें पता है कि C3 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि ऐसा होगा कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो 2 कार्बन कंपाउंड कोई चीज़ होगी, तो वो ढूंढते रहे कि 2 कार्बन कंपाउंड होगा, तो मिला के वो 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज 3PGA।
तो उसके हिसाब से 2 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, इट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड। उसका नाम था RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। तो 1,5 बिसफॉस्फेट ऐसे लिखा जाता है इसे, ये पोजीशंस की बेसिस पे होता है। तो रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो था उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिलाया गया तो देखा दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन का स्टेप या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन है प्राइमरी एक्सेप्टर इन कैल्विन साइकिल इज RUBP। RUBP इज रिबुलोज बिसफॉस्फेट। तो इससे प्रोडक्शन जो हुई वो हुई हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। अगर आप कार्बन के नंबर से याद रखोगे तो आपको याद रखना इजी हो जाएगा। 5 कार्बन RUBP था, साथ में एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ गया, तो 6 कार्बन हो गए। तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बन गया, इसे हम बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, वी कॉल इट कार्बोक्सिलेशन। 3 मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे स्टेप में अब होगी रिडक्शन। रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो अलोंग विद फॉस्फोरिलेशन, ये 2 स्टेप्स मिला के सेकेंड स्टेप बनता है। तो फॉस्फोरिलेशन इज ATP यूटिलाइज कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड साथ ही साथ रिडक्शन हो रही है, मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। अभी हम बात कर रहे थे ना कि ATP और NADPH का क्या फेट है जो भी लाइट रिएक्शन में बना है। तो अब आप देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द सेकेंड स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन विच इज रिडक्शन। अब यहाँ से रिडक्शन हुई जब, तो इससे क्या बना, ट्राइओस फॉस्फेट बना। अब आप देखोगे कि जो 3 PGA था उससे जब फॉर्मेशन होनी है ट्राइओस फॉस्फेट की, अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के हिसाब से बनाना हम चाहते हैं ग्लूकोज, जैसे इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। तो जैसे इसमें C6H12O6 है, तो वो अल्टीमेटली जब स्टोर होगा तो वो सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। अगर वैसे उसे यूटिलाइज करना है तो सुक्रोज, अगर उसे स्टोर करना है तो वो स्टार्च की फॉर्म में। ऐसे 6 साइकिल्स हमें पूरे करने पड़ेंगे अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है। तो 6 साइकिल्स, such cycles have to be repeated। तो अब क्या हुआ, रिडक्शन से ट्राइओस फॉस्फेट बन गया। अब ट्राइओस फॉस्फेट तो बन गया, बट अगर आप साइकिल चलाना चाहते हो कि ये जो प्रोसेस है वो चलता रहे, उसके लिए यू हैव टू रीजेनरेट RUBP। अगर RUBP वापस फिर से बनेगा तभी ये साइक्लिक चेन जो है वो फॉलो होती रहेगी। तो क्या होता है, तीसरा स्टेप इज रीजेनरेशन ऑफ RUBP। अगेन ये ATP का यूटिलाइजेशन करता है, कितना, 1 ATP यूटिलाइज करके रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है ना, उसके साथ एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है, वी कॉल इट रुबिस्को। रिबुलोज जो वैसे तो ये कार्बोक्सिलेज है, बट ये जो कार्बोक्सिलेज है ना, अगर ये ऑक्सीजन बढ़ जाए तो ये ऑक्सीजनेज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम इसे रिबुलोज या RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कम्प्लेक्स के नाम से डिनोट करते हैं। तो वी कॉल इट, शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को। तो रुबिस्को को यूटिलाइज करते हैं C3 प्लांट्स। रिपीट करते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन ऑफ RUBP। कार्बोक्सिलेशन में फर्स्ट जो एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। उसी से ट्राइओस फॉस्फेट्स बनते हैं, क्योंकि एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो 6 साइकिल्स में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इट हैज टू बी रिपीटेड 6 टाइम्स एंड वो ट्राइओस फॉस्फेट से अगर आप साइक्लिक चेन फिर से चाहते हो तो लास्ट स्टेप विल बी रीजेनरेशन ऑफ RUBP।
सेकेंड स्टेप जो है वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन कर रहा है 2 ATP एंड 2 NADPH, और जो थर्ड स्टेप है वो 1 ATP यूटिलाइज कर रहा है। तो अब ATP और NADPH, आपको याद है ना, जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इकट्ठे काम करते थे लाइट रिएक्शन में, तो वो ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन करते थे। लेकिन जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, वो अकेला ATP बनाता था। तभी आप देखोगे 3 ATP एंड 2 NADPH यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ATP कहाँ से आया? जो अकेला साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अपना सिंथेसिस कर रहा था, जो सेम इलेक्ट्रॉन वहीं से वापस आता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, वो ATP वहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये हमारा इसके साथ C3 साइकिल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या है, अगर हम एंड में जाके देखें तो क्या फॉर्मेशन, मतलब कहाँ क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज की उसने, यूटिलाइज किया 3 ATP एंड 2 NADPH इन 1 साइकिल। इसका मतलब मल्टीप्लाई करें 6 से तो 18 ATP एंड 12 NADPH की यूटिलाइजेशन की उसने। तो उसके प्रोडक्ट में क्या बना, उसमें 6 कार्बन कंपाउंड C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई। ये था हमारे पास C3 साइकिल के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही टेकअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ ही साथ C4 को C3 से कंपेयर भी करेंगे।